नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा और आज हम एनसीईआरटी की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। 8th क्लास है और चैप्टर ले रहे हैं हम फर्स्ट एंड सेकंड। इसके अंतर्गत हम नोट्स और व्याख्या जो है देखेंगे, पूरा अध्याय नहीं पढ़ेंगे। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि 6th 7th के जो राजनीति विज्ञान के नोट्स हैं, इतिहास के नोट्स हैं और साथ ही भूगोल के नोट्स हैं, वो हम करवा चुके हैं। कुछ के प्रश्न भी हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम जो एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास ले रहे हैं 8th, इसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। और साथ ही हम बात करेंगे प्लासी के युद्ध की, मीर जाफर की, रॉबर्ट क्लाइव की, सहायक संधि की, बक्सर के युद्ध की और साथ ही मैसूर के टीपू सुल्तान, हैदर अली के बारे में, मराठों से जो युद्ध हुए 3, और साथ ही साथ जो आपके रानी चेन्नम्मा थी, रायना जी थे, विलय नीति जो थी, और साथ ही साथ जो नए शासन की स्थापना की थी कंपनी ने, उन सब के बारे में बात करते हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, और इसके अलावा जो आप बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की, विलय नीति की, तो इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी जो है मिल जाए। और ये जो वीडियो है ऐसी वीडियो है जिसके अंतर्गत आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से जो है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस प्रकार से व्यापार करने आई और फिर वो साम्राज्य को हथिया गई। तो ये सारी बातें हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उज्ज्वल जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और अपने एक मित्र को शेयर जरूर करें। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं आज का हमारा अध्याय। पहला अध्याय हम देखेंगे कैसे, कब और कहां। ठीक है, देखिए इसमें कैसे, कब और कहां की अगर हम बात करें, देखिए 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे जेम्स मिल। इन्होंने क्या किया, 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी। ठीक है, कहने का भाव है कि भारत के इतिहास की जो जानकारी है वो इनकी किताब में लिखी गई। सबसे पहले 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी कि भारत का इतिहास, और जो अपने ये जो किताब लिखी, ठीक है, इसमें इन्होंने हिंदू, मुस्लिम और जो ब्रिटिश हैं उनको 3 कालखंडों में जो है बांटा था। ठीक है, इस पुस्तक में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। ब्रिटेन की रानी जो विक्टोरिया थी, ये विक्टोरिया हैं, तो ये जो विक्टोरिया थी इनका जो पुत्र था, तीसरा पुत्र जिसका नाम था ऑर्थर, ये ऑर्थर हैं। ठीक है, तो तीसरे बेटे राजकुमार ऑर्थर को ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी जो है दी गई थी। तो मित्रों, ये पहले अध्याय में कुछ ये इतनी ही बातें जो हैं आपके एग्जाम पर्पज से ज़रूरी हैं, इसके अलावा कुछ खास बात नहीं है। अगला अध्याय जो है हम पढ़ने वाले हैं, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। सबसे पहले हम अगर बात करें, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की, है ना, तो ईस्ट इंडिया की कंपनी की बात करें तो सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर यानी कि इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार जो है वो मिल गया। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अब ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अब और कोई जो कंपनी है वो व्यापार जो है पूर्व में नहीं कर सकती। पूर्व का मतलब ये है, अगर ये भारत है तो ये जो भारत की कौन सी दिशा होगी, पश्चिम। लेकिन अगर इधर यूरोप देखें तो यूरोप की कौन सी दिशा होगी, पूर्व। तो ये जो पूर्व के देश हैं भारत हैं और दूसरे जो देश हैं
उनसे व्यापार करने की इजाजत ले ली ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से। देखिए पुर्तगाल के खोजी यात्री थे, ये है वास्को डी गामा, ठीक है। तो इन्होंने सन 1498 में पहली बार भारत तक जो है पहुंचने का समुद्री मार्ग जो है उसका पता लगाया। आगे देखिए पुर्तगालियों ने अपना पहला जो ठिकाना बनाया है वो गोवा में बनाया था, ठीक है। गोवा में बनाया, पुर्तगाली आए, वास्को डी गामा जो है इन्होंने क्या किया, समुद्री मार्ग का पता लगा लिया और फिर ये लोग आ गए इंडिया में। इंडिया में कहाँ पर इन्होंने ठिकाना बनाया, गोवा में। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में डच और उसके कुछ टाइम बाद फ्रांसीसी जो है वो भी व्यापार करने कहाँ पर आ गए, भारत में। देखिए हिंद महासागर में व्यापार की तलाश की जो संभावनाएं थी उसको तलाशने के लिए ये लोग आए थे, डच और फ्रांसीसी। ये भी बाद में आ गए पुर्तगालियों के। और यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। अब बात आती है ये लोग आए क्यों, क्योंकि देखिए ठंड देखिए वहां पर ज़्यादा पड़ती है यूरोप में। यूरोप के जो देश हैं वहां पे कच्चा मांस तो आप खा नहीं सकते, गर्म करना जो है गर्म, अगर आपको कच्चा मांस जो है उसे पकाना है तो आपको गरम मसालों की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे शरीर को क्या मिलेगी, गर्मी मिलेगी और ठंड से क्या होगा, बचाव में होगा। इसलिए इनको जो है 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा मांग थी। एक तो मसालों की, एक बारीक जो सूती कपड़ा था और एक रेशम की ज़बरदस्त मांग थी यूरोप के बाजारों में। तो ये सारी चीज़ें, अब मसालों की बात करें तो मसाले कौन से, काली मिर्च हो गई, लौंग हो गया, इलायची होगी, दालचीनी होगी, मुख्य रूप से ये 4। तो इन सब के लिए ये क्या कहाँ पर आ गए, ये पूर्व के जो आपके देश हैं वहाँ आ गए, और वहाँ पर भी कहाँ, भारत में सबसे जो है मुख्य रूप से। तो देखिए पुर्तगाली जब आई, ठीक है, तो देखिए अगर हम क्रम देखें इनका, ठीक है, क्रम देखें हम, तो सबसे पहले कौन आए हैं, सबसे पहले आए हैं पुर्तगाली, फिर कौन आए हैं, फिर आए हैं ब्रिटिश, फिर कौन आए हैं, डच, फिर कौन आए हैं, फ्रांसीसी, ठीक है। तो ये इनका क्रम रहा। डेनिश भी आए थे, लेकिन जब परीक्षा होती है, परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न के रूप में, तो ये 4 ही दिए जाते हैं, डेनिश उसमें से क्रम में नहीं होता। तो अगर आपको क्रम पूछा जाए तो पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच और फिर आपके फ्रांसीसी। अच्छा आगे देखिए, पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो स्थापित की गई थी 1651 में स्थापित की गई, और हुगली नदी के किनारे पर यह शुरू की गई थी, यानी कि अंग्रेजों की फैक्ट्री। देखिए कंपनी के व्यापारी जो थे वो यहीं से अपना काम चलाते थे, इस फैक्ट्री से। व्यापारियों को उस जमाने में क्या कहा जाता था, फैक्टर कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ लें व्यापारियों को उस जमाने में क्या कहा जाता था, तो फैक्टर कहा जाता था। 1696 में फैक्ट्री की किलेबंदी जो है वो शुरू कर दी गई। 51 में शुरू की गई, 96 में जो है किलेबंदी शुरू कर दी गई। पुर्तगालियों ने अपना पहला, आगे देखिए 1698 में, 96 में क्या हुआ, किलेबंदी शुरू हो गई। 98 में क्या हुआ, 2 साल बाद अंग्रेजों ने मुगल अफसरों को रिश्वत देना शुरू कर दिया और 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रश्न। तो 1698 में जो है मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी ले ली, जिसमें एक गांव जो था वो कालीकाता था, जिसका बाद में नाम कोलकाता पड़ा और आज वर्तमान में कलकत्ता है, ठीक है। कंपनी ने क्या किया, मुगल सम्राट जो औरंगजेब थे उनको इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दें। अब मतलब क्या कुछ इन्होंने गड़बड़ की होगी पता नहीं, लेकिन औरंगजेब ने शुल्क मुक्त व्यापार करने की इनको आज़ादी दे दी। अब इसका खामियाजा ना जो है औरंगजेब को कैसे भरना पड़ा, कि जो कंपनी के कर्मचारी होते थे, ठीक है, औरंगजेब ने कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान दिया था, न कि वहां के कर्मचारियों को निजी व्यापार चलाने का। इन्होंने क्या किया, कंपनी के कर्मचारियों ने अपना निजी व्यापार चलाने लगे और बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने लगे। औरंगजेब को बहुत लॉस हुआ। कंपनी को विशेषाधिकार दिया गया था, न कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने का। और वो लोग जहां जाते कह देते भाई हम तो कंपनी के कर्मचारी हैं और हमें तो औरंगजेब ने क्या दिया है, बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान दिया है। तो इस प्रकार से जो है कर व्यवस्था जो है चरमरा गई, क्योंकि जो है कर जो है मिल ही नहीं रहा था मुगल
जो है सरदारों को और बंगाल मुगल बादशाहों को और बंगाल के नवाबों को। अब अगर हम एक नज़र डाल लें बंगाल के नवाबों के क्रम से, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मुर्शीद कुली खान, फिर अलीवर्दी खान और फिर सिराजुद्दौला। मुख्य रूप से ये 4 पूछे जाते हैं। बाद में तो जो मीर जाफ़र हैं या मीर कासिम हैं या उसके बाद जो है वो तो इन्होंने तो क्या किया था, ये तो कठपुतली नवाब थे। मुख्य रूप से मुर्शीद कुली खान, फिर अलीवर्दी खान और फिर सिराजुद्दौला। ये जो है तीनों का क्रम आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, प्लासी का युद्ध होता है, ठीक है। सीधा हम आते हैं प्लासी के युद्ध में। देखिए जो मुर्शीद कुली खान था, अलीवर्दी खान था, सिराजुद्दौला था, जो ये सभी जो बंगाल के नवाब थे, ये सभी शक्तिशाली थे और अंग्रेज जो थे वो इनसे डरते थे। प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। उससे 1 साल पहले की घटना आप ध्यान रखें। 1756 में 1 साल पहले प्लासी के कि अलीवर्दी खान की हो जाती है मौत और सिराजुद्दौला बन जाता है बंगाल का नवाब। सिराजुद्दौला जो है वो देख रहा होता है कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, किले बंदियां कर रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ सेना बढ़ा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, कल को हमारी गद्दी को खतरा हो सकता है। तो सिराजुद्दौला क्या करता है, आपके 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में जो इंग्लिश फैक्ट्री होती है वहां पर हमला कर देता है, ठीक है। इसके बाद नवाब क्या करता है, कंपनी के जो कोलकाता में स्थित किला है जिसकी वो किलेबंदी कर रहे थे उसको कब्जे में करने के लिए उधर का रुख करता है और कोलकाता जो है वो अंग्रेजों से छीन लिया जाता है। देखिए बात आती है क्यों किया ऐसा सिराजुद्दौला ने, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो अपने किलों की किलेबंदी कर रहे थे, सेना बना रहे थे, कर नहीं चुका रहे थे, अभी हमने बात की वो कर नहीं दे रहे हैं, विशेषाधिकार फरमान का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा चालाक समझते थे अंग्रेज, इसीलिए सिराजुद्दौला जो था उसने ऐसा किया, उसे करना पड़ा ताकि अंग्रेजों को सबक सिखाया जा सके। अब क्या हुआ कि कोलकाता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनी किसने, अंग्रेजों ने। मद्रास में जो तैनात कंपनी के अफसर थे उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव नाम के एक व्यक्ति को 1757 में प्लासी के मैदान पर भेजा कि आप जाके नवाब को सबक सिखाओ, ठीक है। अब ये जो क्लाइव था ये बड़ा ही चालाक था, ये क्या करता है, इसको पता होता है कि हम जीत तो सकते नहीं हैं ऐसे, तो क्या किया जाए, सेनापति जो है नवाब का जो सेनापति है उसे अपने कब्जे में किया जाए, अपनी तरफ मिलाया जाए। तो वो क्या करता है, ये जो मीर जाफर है जिसकी आप इमेज देख रहे हैं, तो ये होता है सिराजुद्दौला का सेनापति। इस व्यक्ति को अपने साथ मिला लेता है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो इसकी जब ये प्लासी के मैदान पर खड़ा होता है तो ये जब सिराजुद्दौला की सेना हार रही होती है तो ये चुपचाप खड़ा देखता रहता है, अपनी सेना को सिराजुद्दौला की सेना के साथ नहीं मिलाता और इस प्रकार से सिराजुद्दौला हार जाता है और अंग्रेज जीत जाते हैं। कहने का मतलब है इसकी गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला जो है वो हार गया। देखिए कंपनी क्या चाहती थी, कंपनी चाहती थी कठपुतली नवाब बंगाल में चाहती थी, इसलिए मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला का एक सेनापति था उसे अपने पक्ष में कर लिया। अब मीर जाफर क्या करता है, सिराजुद्दौला का सेनापति होता है, इसकी गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला हार गया। सिराजुद्दौला के मरने के बाद जब वो मारा जाता है तो मीर जाफर जो है इसको बना दिया जाता है नवाब। फिर क्या होता है, इसको बना दिया जाता है नवाब और ये थोड़े टाइम तो झेलता है अंग्रेजों को और बाद में ये आनाकानी करने लग जाता है, पैसे देने से, हर वो चीज़ से जो अंग्रेज चाहते हैं आपके मीर जाफर से। तो क्या किया जाता है, इसे हटा दिया जाता है और मीर कासिम को जो है वो गद्दी पर बिठा दिया जाता है। देखिए बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। अच्छा प्लासी का कब हुआ था, 1757 में, कुछ समय बाद ही बक्सर का युद्ध होता है। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया और जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर के युद्ध में उसे भी हराना पड़ा। देखिए
अंग्रेजों ने क्या किया, मीर कासिम को हटा दिया। बंगाल से बाहर जो है मीर जाफर को जो है मीर कासिम को बंगाल से बाहर कर दिया बक्सर के युद्ध के बाद, और वापस से नवाब किसे बना दिया, वापस से नवाब बना दिया मीर जाफर को। देखिए पहले सिराजुद्दौला को मारा, मीर जाफर को गद्दी पे बिठाया, मीर जाफर को गद्दी से हटा के पुनः मीर कासिम को बिठाया। जब बक्सर का युद्ध मीर कासिम लड़ लेता है तो मीर कासिम को हटाकर और वापस से मीर जाफर को जो है नवाब बना दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको पता लग गई। अब आगे देखिए, मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को किस नवाब को, मीर जाफर को हर महीने कितने पैसे देने पड़ेंगे, 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने पड़ेंगे। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। देखिए कितने चालाक हैं, ताकि अब हमें कोई कठपुतली नवाब नहीं चाहिए, अब तो हम खुद ही नवाब बनेंगे। तो वो किसी तरह से 1765 में मुगल सम्राट को राजी कर लेते हैं, कंपनी राजी कर लेती है और बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया जाता है। किसको, कंपनी को। ये सबसे बड़ी हानि हुई भारत की। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट जो है तैनात कर दिए। रेजिडेंट क्या करते थे, ये राजनीतिक या व्यवसायिक प्रतिनिधि होते थे जो कि रियासतों में तैनात होते थे। ठीक है, अच्छा ये दीवान क्या होता है, दीवान होता है जो राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी होता है। यानी कि अब कंपनी जो है वो बंगाल से राजस्व वसूलेगी और कुछ परसेंट रखकर और फिर मुगल सम्राट को जमा करवाएगी। अब आती है रॉबर्ट क्लाइव की बारी। 1743 ईस्वी में जब वो इंग्लैंड से मद्रास आया तो उसकी उम्र केवल मात्र 18 वर्ष की थी। ठीक है, उसने भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली। देखिए एक इसके पीछे एक मैं आपको बात बता दूं, नवयुवक जो थे, ठीक है, इंग्लैंड से इसी आस के साथ भारत आने लगे थे कि बहुत सारा पैसा जो है वो इंडिया में है और यहाँ से हम ले जाएंगे और सारी जिंदगी जो है वो आराम से इंग्लैंड में बिताएंगे। यही सपना लेकर रॉबर्ट क्लाइव भी भारत आता है और 1767 में 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए जब वो भारत छोड़कर 1767 में भारत से रवाना हुआ तो उसकी दौलत कितनी थी, ये देखिए कितनी दौलत थी। तो देखिए 4,01,102 पौंड इस जो है वो ये लेकर गया। तो देखिए कितनी बड़ी रकम ये लेकर गया। 1767 ईस्वी में इतनी रकम ये भारत से लेकर चला गया। 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। ठीक है, बाद में इसे क्या किया गया, बरी भी कर दिया गया। लेकिन 1774 में जो आपके रॉबर्ट क्लाइव है ये क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। उसे शायद पछतावा हुआ होगा या जो भी है, वो क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है। आगे देखिए बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। ठीक है, तो वही रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुआ। सहायक संधि गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेजली, ये रिचर्ड वेलेजली हैं, 1798 से 1805। ठीक है, ये टाइम पीरियड था इसका। अब इसमें क्या किया गया, सहायक संधि शुरू की गई, इसी रिचर्ड वेलेजली ने की। जो रियासत इसे मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं रहता था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। ठीक है, कौन कंपनी को पैसा देती थी, रियासत अब कंपनी को पैसा देगी कि आप हमारे यहाँ पर सेना रखिए अपनी। और इस प्रकार से अंग्रेजों की सेना जो थी वो भी बढ़ रही थी और पैसा भी नहीं देना पड़ रहा, क्योंकि पैसा कौन दे रही है, कंपनी दे रही है। इस नीति के तहत, सहायक संधि के तहत
जो शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे, जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में कर लेती थी। जैसे 1801 में अवध के नवाब का आधा इलाका और हैदराबाद के कई इलाके जो है वो इसी आधार पर छीन लिए गए कि आपने जो सहायक संधि है उसका उल्लंघन किया है। आगे देखिए, मैसूर की बात पे आते हैं हम। मैसूर टीपू सुल्तान, जिसे कि शेर ए मैसूर कहा जाता है। देखिए, एक तो ये ऊपर जो दिख रही है आपको पिक्चर, ये हैदर अली की है जो कि जो टीपू सुल्तान के पिता थे, और नीचे जो आपको इमेज दिख रही है ये इमेज है आपके टीपू सुल्तान की। इधर वाली जो है ये रियल फोटो है टीपू सुल्तान की, और इधर जो है कांग्रेस ने प्रिंटिंग करवाई थी इंडियन स्कूल टेक्स्ट बुक्स के लिए, और ये जो है ये है हैदर अली। देखिए, अब हम बात करें मैसूर की तो हैदर अली पहले आते हैं। 1761 से 1782 तक इनका टाइम पीरियड था, और टीपू सुल्तान का 1782 से 1799 में। इन दोनों के नेतृत्व में जो मैसूर था वो काफ़ी ताकतवर जो है हो चुका था। हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान। देखिए, 1785 ईस्वी में जब टीपू सुल्तान जो है 1782 में शासक बन जाता है, 1785 में इसके जो बंदरगाह होते हैं जो कि इसकी रियासत में पड़ते हैं, टीपू सुल्तान की रियासत में पड़ते हैं जो बंदरगाह, वहाँ से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात जो है वो रोक देता है। ठीक है, देखिए, जो मालाबार तट था वहाँ पर होने वाला जो व्यापार था वो मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी जो है वो काली मिर्च खरीदती थी, इलायची खरीदती थी। अब काली मिर्च और इलायची और चंदन की लकड़ी का निर्यात रोक दिया किसने? टीपू ने। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया। देखिए, जब वो निर्यात रोक देता है तो जो अंग्रेज होते हैं वो क्या करते हैं, जो स्थानीय सौदागर होते हैं उनसे क्या करता है, ये सामान खरीदने लग जाता है। तब टीपू क्या करता है, साथ ही स्थानीय जो सौदागर हैं उनको भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक देता है। तो इससे कंपनी वाले जो हैं थोड़े भड़क जाते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है टीपू सुल्तान, क्योंकि उसको पता है कल को अंग्रेजों से ये जो सहायक संधि और ये सब चला रहे हैं इसकी वजह से मुझे भी खतरा हो सकता है। तो वो क्या करता है, उन्नत किस्म के हथियार, उन्नत किस्म के सैनिक जो है वो शुरू कर देता है फ्रांसीसी जो है कंपनी है उनकी सहायता से। और आपको पता है कि इंग्लैंड में और आपके जो यूरोप में औद्योगिक क्रांति जो है पहले शुरू हो चुकी थी, भारत में तो बहुत बाद में आई है। तो औद्योगिक क्रांति वहां शुरू हो चुकी थी, वहां पर ये सारे हथियार वगैरह थे, तो इसलिए वो आधुनिकीकरण जो है वो शुरू कर देता है। मैसूर के साथ अंग्रेजों के 4 बार युद्ध होते हैं। ठीक है, ये आपको जो इमेज दिख रही है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की है और ये युद्ध हो रहे हैं। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस देख लीजिए आप। देखिए, जो पहला युद्ध होता है, ठीक है, वो होता है 1767 से 1769 में। दूसरा होता है युद्ध 1780 से 1784 में। तीसरा अंग्रेजों और आपके मैसूर में युद्ध होता है 1790 से 1792 में, और सबसे अंत में होता है 1799 में। ठीक है, 1792 में क्या करते हैं मराठे, हैदराबाद के निजाम और कंपनी चालाकी करती है, हैदराबाद के निजाम को भी अपनी तरफ जोड़ लेती है, मराठों को भी अपनी तरफ जोड़ लेती है, और संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ती है 1792 में। ठीक है, तो ये जो संधि करनी पड़ी किससे, लॉर्ड कॉर्नवालिस से। ठीक है, इस संधि के तहत उनके जो 2 बेटे होते हैं, किसके, टीपू के, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है अपने बंधक के रूप में अपने पास रख लेता है। श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध में टीपू सुल्तान जो है वो मारे जाते हैं, 1799 की बात हो रही है, और मैसूर की जो सत्ता होती है वो वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दी जाती है। देखिए, 4 मई
1799 को टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। और वोडियार वंश कौन सा होता है, जो कि वहाँ का पुराना राजवंश होता है, तो इसको सत्ता दे दी जाती है। और टीपू सुल्तान आखिरी युद्ध में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में 1799 4 मई को मारे जाते हैं। आगे देखिए मराठों से युद्ध, ये तो मैसूर की तो कहानी यही खत्म, ठीक है। अब मराठों से युद्ध 1761 में पानीपत की हार के बाद मराठा राज्य जो है पूरी तरह से टूट गया, कई राज्यों में बंट गया। इन राज्यों की जो बागडोर थी वो थी सिंधिया के हाथ में, होलकर के हाथ में, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में दे दी गई, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये जो है 4 हो गए, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी के सदस्य थे, मतलब एक राज्य मंडल के सदस्य थे। ये सारे मतलब पेशवा के अधीन रहेंगे और पेशवा की बात को मानेंगे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था, यानी कि इसके पास सैनिक शक्तियां भी थी और प्रशासनिक शक्तियां भी थी। और ये रहता कहाँ पे था, ये पुणे में रहता था, ठीक है। महादजी जो सिंधिया था और जो नाना फडणवीस था वो 18वीं सदी के आखिर के 2 प्रसिद्ध जो है मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे, यानी कि अंत के 18वीं शताब्दी के आखिर में जब पानीपत का युद्ध वगैरह हो जाता है उसके बाद फडणवीस और जो आपके सिंधिया है, महादजी सिंधिया, ये दोनों आखिर के 2 विशेष जो है योद्धा और राजनीतिज्ञ होते हैं मराठों के, ठीक है। आगे देखिए मराठों के साथ अंग्रेजों के कितने युद्ध होते हैं, 3 होते हैं, 3 युद्ध होते हैं। अगर हम मैसूर की बात करें तो उनके युद्ध हुए थे कितने, 4 युद्ध, और यहाँ पर मराठों के साथ हो रहे हैं 3 युद्ध। पहला युद्ध होता है 1782 में सालबाई की संधि के साथ होता है समाप्त, ठीक है। पहला युद्ध हो गया 1782 में सालबाई की संधि, याद रखिएगा सालबाई की संधि 1782 में होती है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध होता है 1803 से लेके 1805 में और कई मोर्चों पर लड़ा जाता है। नतीजा क्या होता है, उड़ीसा, यमुना के उत्तर में स्थित आगरा, दिल्ली सहित जो कई भूभाग हैं वो अंग्रेजों के कब्जे में आ जाते हैं। देखिए कितना बड़ा एरिया जो है इनको मिल गया दूसरे युद्ध में, उड़ीसा मिल गया, यमुना का उत्तर में स्थित आगरा मिल गया, दिल्ली के कई भूभाग जो है वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध होता है 1817 से लेकर 1819 में, 2 साल चलता है। मराठों की ताकत पूरी तरह से कुचल दी जाती है और पेशवा को पुणे से हटा दिया जाता है, कानपुर भेज दिया जाता है और बिठूर में पेंशन पर भेज दिया जाता है। याद रखिएगा बिठूर में पेंशन पर भेजा गया था, पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर भेजा गया। पहला युद्ध हुआ 1782 में, सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। दूसरा 1803 से 1805 में कई मोर्चों पर लड़ा गया, उड़ीसा, यमुना, आगरा, दिल्ली के साथ कई कब्जे अंग्रेजों के हाथ में आए। तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1817 से 1819 में पूरी ताकत कुचल दी गई और पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर भेजा गया, बिठूर में पेंशन पर भेजा गया। अब आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। इसने किया जी सर्वोच्चता का दावा, ये है जी आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ये क्या करता है, सर्वोच्चता का दावा करता है। 1813 से लेकर 1823 तक गवर्नर जनरल रहा लॉर्ड हेस्टिंग्स और इसके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति जो है वो शुरू हुई, इंपॉर्टेंट है, 1813 से 1823 तक, ठीक है। कि कंपनी क्या दावा करती है, इसकी नीति क्या थी कि कंपनी दावा करती है कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए भारतीय राज्यों के ऊपर है, ठीक है। अब इन्होंने सर्वोच्चता का दावा ठोक दिया कि हम सबसे ऊपर हैं, बाकी सारे नीचे हैं। कित्तूर कर्नाटक की रानी होती है चेन्नम्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी चेन्नम्मा जो है इसने अंग्रेजों का विरोध किया, 1824 में इनको गिरफ्तार किया गया, 1829 में जेल में मृत्यु हो गई, मारा गया या मृत्यु हुई ये नहीं पता, ठीक है। तो कित्तूर कर्नाटक की जो रानी थी चेन्नम्मा, इसने अंग्रेजों का विरोध किया, 1824 में गिरफ्तार, 1829 में जेल में मृत्यु। और लॉर्ड हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड 1813 से 1823, सर्वोच्चता की नीति का दावा, ये याद रखिएगा। आगे आती हैं चेन्नम्मा जब मर जाती हैं तो कित्तूर में एक संगोली में एक गरीब चौकीदार रहता है रायन्ना। रायन्ना जो है ये प्रतिरोध जारी रखता है चेन्नम्मा का और अंत में अंग्रेज जो है 1830 पर उसे फांसी पर लटका देते हैं, ठीक है।
देखिए रायन्ना क्या करता है, ब्रिटिश जो शिविर होते हैं और जो अंग्रेजों के जो दस्तावेज होते हैं उनको नष्ट कर देता है। तो ये अंग्रेज जो है बौखला जाते हैं, इसको फांसी पे लटका दिया जाता है। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। देखिए रूस के प्रभाव से बहुत ज़्यादा डर गई थी 1830 में, और इन्होंने क्या किया, 1838 से लेकर 1842 के बीच में अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी। देखिए 1838 है, 39 है, 40 है, 41 है, 42 है, 4-5 साल लगातार अफगानिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी। किसकी वजह से? रूस की वजह से, कि रूस जो है, देखिए ये भारत है और अगर मान लीजिए ये रूस है, यूरोप है, यहाँ से इनको खतरा था कि वो उत्तर पश्चिम वाले भाग में आकर कहीं भारत को अपना उपनिवेश ना बना ले और हमारी जो सत्ता है वो क्या हो जाएगी, फिर यहाँ से छिन्न हो जाएगी। इसीलिए अफगानिस्तान को अपने कब्जे में कर लिया जाए और वहाँ पर इन्होंने क्या किया, अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी का शासन स्थापित कर लिया। अफगानिस्तान में सीधा शासन स्थापित नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? कुछ इसकी वजह थी राणा रणजीत सिंह, ठीक है, महाराणा रणजीत सिंह। 1843 में सिंध पर कब्जा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर लिया। इसके बाद पंजाब की बारी थी, लेकिन महाराणा रणजीत सिंह की वजह से दाल नहीं गली, क्योंकि ये बहुत ही महान शासक हुए हैं। जब आप इतिहास पढ़ते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा, जब हम इतिहास पढ़ेंगे डिटेल में तो राणा रणजीत सिंह की बारी आएगी, तो इसके बारे में मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाऊंगी। फिलहाल हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसमें डिटेल में ज़्यादा जा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि लेसन वैसे ही बहुत बड़ा है। तो 1839 में हो जाती है जी रणजीत सिंह की मृत्यु। इसके बाद 2 लंबी लड़ाइयां लड़ी गई पंजाब के साथ और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने क्या किया, पंजाब को अपने अधिग्रहण में कर लिया। इंपॉर्टेंट है, 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु, 1843 में सिंध पर कब्जा और 1849 में अंग्रेजों का पंजाब पर अधिग्रहण। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। आगे आती है विलय की नीति, जिससे आप सभी लोग परिचित है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। अधिग्रहण की नीति या विलय की नीति, अधिग्रहण की आखिरी लहर जो है 1848 से 1856 के बीच में जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता था कि अगर कोई शासक मर गया जाता है तो उसका अगर कोई पुत्र नहीं है या कोई पुरुष वारिश नहीं है तो उसकी जो रियासत होगी वो हड़प ली जाएगी अंग्रेजों के द्वारा, कंपनी के द्वारा। इस सिद्धांत के आधार पर सतारा को 1848 में, संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को, ये मधेपुर, ये उदयपुर ये वाला है, उदयपुर, ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं है, ये मध्य प्रदेश वाला है, 1852 में, नागपुर को 1853 में और झांसी को 1854 में अंग्रेजों के हाथ जो है ये लग जाती है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सतारा जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है, कौन सी रियासत को सबसे पहले विलय की नीति में शामिल किया गया? सतारा को किया गया 1848 में, और अगर बात की जाए संबलपुर की 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में और झांसी को 1854 में। अंग्रेजों के हाथ में ये चली गई विलय की नीति की वजह से। आगे देखिए, बात आती है अवध की। ये लॉर्ड डलहौजी हैं, देखिए ध्यान से। लॉर्ड कंपनी क्या करती है 1856 में, देखिए 1856 में कंपनी ने अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगाते हुए उसे भी अपने कब्जे में कर लिया। अब अवध के पास उसका नवाब भी था, लेकिन फिर भी जो है ये अपवाद के रूप में, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए अपवाद कौन सा है विलय की नीति के तहत, तो अवध है। देखिए, अपने प्रिय नवाब को जिस तरह गद्दी से हटाया जाता है उसे देखकर लोगों का गुस्सा भड़क गया और अवध के लोग क्या करते हैं, 1857 की जो महान क्रांति होती है, महान विद्रोह होता है, उसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, कुशासन का आरोप लगा दिया जाता है अवध पर और ये कहा जाता है कि ये जो है शासन बढ़िया तरीके से नवाब नहीं चला रहे हैं, इसीलिए हम खुद चलाएंगे। नए शासन की स्थापना आगे गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स जो है, ये रहा वारेन हेस्टिंग्स, 1773 से 1785 तक कंपनी जो है
क्या करती है, बंगाल, मद्रास, मुंबई की सत्ता हासिल कर चुकी थी। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड 1773 से 1785 तक कंपनी बंगाल, मुंबई, मद्रास की सत्ता हासिल कर चुकी है। इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश इलाके 3 प्रेसिडेंसी में बंटे थे। किस किस में, बंगाल में, मद्रास में और मुंबई में। ये 3 जो थी प्रेसिडेंसियां, यहाँ पर गवर्नर नियुक्त किए गए थे और सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था, मतलब इन तीनों के ऊपर होगा गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए, न्याय के क्षेत्र में भी उसने उल्लेखनीय सुधार किए। देखिए, इन्हें हम सुधार की श्रेणी में कहते हैं, लेकिन ये इन्होंने अपने लिए ही किए थे। कोई भी काम हुआ है इनकी तरफ से तो बहुत कम जो संभावना है वो भारतीयों के भले के लिए हुआ है, ये इन्होंने अपने भले के लिए किया है। हम नाम दे देते हैं उन चीज़ों को कि उन्होंने जो है अच्छा काम किया। 1772 में नई व्यवस्था के अंतर्गत हर जिले में 2 अदालतें, फौजदारी और दीवानी स्थापित की गई। ठीक है, फौजदारी अदालत में काजी और मुफ्ती जो है कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। दीवानी अदालत जो थी ये यहाँ पर यूरोपीय जिला कलेक्टर जो है इनके मुखिया होते थे। फौजदारी में तो काजी, मुफ्ती कलेक्टर की निगरानी में काम करेंगे और दीवानी में यूरोपीय जिला कलेक्टर इनके मुखिया होंगे। काजी कौन होता था, एक न्यायाधीश होता था। मुफ्ती कौन होता था, मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद होता था। मुफ्ती क्या है, जो कानूनों की व्याख्या करता है, और काजी क्या करता है, इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। मतलब मुफ्ती जो है ये जब व्याख्या करेगा कानूनों की तो उसके आधार पर काजी जो है वो क्या करेगा, अपना फैसला सुनाएगा। देखिए 1785 में क्या होता है, वारेन हेस्टिंग्स जब इंग्लैंड लौटता है तो एडमंड बर्क के क्या करता है, उस पर बंगाल के कुशासन का आरोप लगाता है। फलस्वरूप उस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग भी चलाया जाता है, जो ब्रिटिश संसद में 7 साल तक चला। किसके खिलाफ, ये देखिए, इसके वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ जो है आपके बंगाल में कुशासन का आरोप लगाकर 7 साल तक महाभियोग ब्रिटिश संसद में चला। एडमंड बर्के ने बंगाल के कुशासन का आरोप लगाया। अब बात आती है 1775 ईस्वी में क्या होता है, 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का संकलन करने का काम सौंपा गया। भाई क्यों सौंपा गया, क्योंकि जो ब्राह्मण लोग थे, पंडित लोग थे, वो क्या करते थे, धर्म शास्त्रों की अलग अलग व्याख्या करते थे, जिसकी वजह से जो है कानून व्यवस्था सही तरीके से चल नहीं पा रही थी। इसलिए एक सही तरीके की कानून व्यवस्था को बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, 1175 में 11 पंडितों को लेकर भारतीय कानूनों का संकलन करने का काम सौंपा। इसमें एनबी जो हालहेड है, इन्होंने ये जो संकलन इन्होंने किया उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, एनबी हालहेड ने, तो इम्पोर्टेंट है। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1775 में तो आपके तैयार की गई भारतीय कानूनों का संकलन के लिए हिंदुओं के लिए, और बाद में मुस्लिम कानून की भी 1778 में तैयार कर ली गई संहिता। 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो की गई, और इसके अलावा कोलकाता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। तो देखिए 3-4 बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। 1175 में जो 11 पंडितों को लेकर भारतीय कानूनों के संकलन का काम हुआ, एनबी हालहेड ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 में मुस्लिम कानूनों की संहिता तैयार, 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी कलकत्ता में स्थापना की गई। कलेक्टर भारतीय जिलों में सबसे बड़ा पद जो है वो कलेक्टर का माना जाता था। इसका मुख्य कार्य क्या होता था, कलेक्टर का मुख्य काम होता था लगान और कर व्यवस्था जो है, कर सही रूप से इकट्ठा करना, न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों, दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना। किसका काम होता था, कलेक्टर का। उसका जो कार्यालय होता था वो होता था कलेक्ट्रेट। सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था। ठीक है, कलेक्ट्रेट का जो कार्यालय था कलेक्ट्रेट, वो सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया। अब बात आती है कंपनी की फौजों की। देखिए कंपनी की फौजों की बात करें तो
अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही आर्मी कहते थे, ठीक है, क्या कहते थे, सिपाही आर्मी कहते थे। सिपाही शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया, जो भारतीय शब्द सिपाही है उससे ही सिपाही शब्द बना है। 1820 के दशक में ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान, मिस्र में भी लड़ रहा था। 1820 में अफगानिस्तान में भी युद्ध हो रहा था, मिस्र में भी, ब्रिटिश और बर्मा में भी, इन तीनों जगह जो है ब्रिटिश लड़ रहे थे, जहां सिपाही मस्केट व मैचलॉक से लैस होते थे, यानी कि बढ़िया तरीके का प्रशिक्षण होता था इनका। मस्केट कहते हैं तोड़दार बंदूक, जिसको तोड़कर बंदूक चलाई जाती है वो होती है मस्केट, और मैचलॉक ये जो है सिपाहियों को दी जाती थी। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन जो है वो सिखाया जाता था, चाहे वो हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे मुस्लिम है, चाहे वो नेपाली है, ठीक है, तो कोई भी है उसको यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाता था। अगर हम निष्कर्ष की बात करें इस अध्याय की, तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। आप देख ही रहे हैं, हमने ये सारी बातें पढ़ी हैं। 1857 में क्या होता है, भारतीय, देखिए 1857 तक क्या होता है कि जो कंपनी है ये भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग पर और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन जो है वो स्थापित हो चुका था, ठीक है। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग में और 78% आबादी पर कंपनी का शासन जो है स्थापित हो गया था। और आपको पता है उस समय भारत का नक्शा आप देखेंगे तो भारत जो है वो बहुत बड़ा था, विशाल था अब की बजाय, ठीक है, अब का जो नक्शा देखते हैं उसकी बजाय बहुत विशाल था। इसके अलावा कुछ बातें हैं दक्षिण अफ्रीका से संबंधित, दास व्यापार से संबंधित, वो भी आप देख लीजिए, इस अध्याय में है। दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार 17वीं शताब्दी में डच व्यापारियों के दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के बाद वहां पर दास व्यापार शुरू हो गया। डचों की वजह से जो है क्या हुआ था, दास व्यापार शुरू हुआ था 17वीं शताब्दी में अफ्रीका में। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे में जो केप एक जगह का नाम है, वहां पर निजी स्वामित्व में दासों की जो संख्या है वो 1,36,774 थी। देखिए कितनी संख्या थी जब दास प्रथा का अंत होता है 1834 में दक्षिणी अफ्रीका में। केप वाली जगह पर निजी, मतलब लोगों के पास निजी रूप में क्या थे, आपके दास थे। देखिए दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, कैसे उनको लेके जाया जा रहा है। तो इस प्रकार से आज भी दास जो है, दास प्रथा कई जगह विद्यमान है। तो ये काफ़ी बुरी जो है व्यवस्था है, पूर्ण रूप से समाप्त होनी चाहिए। मित्रों आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, तो कमेंट जरूर किया करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको मेरी मेहनत दिखती है तो प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।